My name is नीरज कुमार फ्रॉम सेंट मारिया इंटर कॉलेज धनकुना पीलीभीत। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जीव जगत का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण। जितने भी पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं उनको अलग अलग वर्गों में किस आधार पर रखा गया है, अलग अलग वर्ग कौन कौन से हैं, उन वर्गों में रखे हुए जीवों की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसी को कहते हैं जीवों का वर्गीकरण। बताइए जातियों की संख्या। इन सभी जातियों की संख्याओं को किस किस वर्ग किन किन वर्ग में उनके समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर रखा गया है, इसको कहते हैं वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले इसमें एक बात है जैव विविधता। जैव विविधता में हम इतने मिलियन पौधों का जीवों का अध्ययन करेंगे तो इनको किसी एक साथ तो इनका अध्ययन हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम वर्गों में इनको विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति। सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति किसने दी? अरस्तु ने। तो अरस्तु ने इनको दो वर्गों में विभाजित किया, पौधा तथा जंतु। पौधों में रखा शाक, झाड़ी, वृक्ष। शाक वह पौधे जो छोटे छोटे होते हैं, झाड़ी जो पौधे घना रूप धारण कर लेते हैं, वृक्ष जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनको वृक्ष कहते हैं। तो इन्होंने इसमें पौधों में के लक्षणों के आधार पर इनको वर्ग अलग नहीं किया। इन जैसे कौन से पौधे फूल देते हैं, कौन से पौधे फूल नहीं देते हैं। फिर आता है जंतु। जंतुओं में इन्होंने रखा एक भी जिनमें लाल रुधिर पाया जाता है, एक भी जिनमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता है, लाल रुधिर अनुपस्थित रहता है। तो इन्होंने इसमें ये नहीं बताया कि इनमें कौन कौन सी विशेष लक्षण अलग अलग पाए जाते हैं। इन्होंने सभी को एक ही आधार पर अलग कर दिया है कि एक भी जिनमें लाल रुधिर पाया जाता है, एक भी जिनमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता है। इसीलिए ये सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति कुछ समय अब उस समय ठीक थी, लेकिन ये तो इसमें नोट करेंगे हरी डाल के जीवधारियों का वर्गीकरण। सर्वप्रथम अरस्तु ने कुछ साधारण बाह्य लक्षणों के आधार पर पौधों को शाक, झाड़ी, वृक्ष तथा जंतुओं को दो समूहों, एक वे जिनमें लाल रुधिर पाई जाती है और एक वे जिनमें लाल रुधिर नहीं पाई जाती है, में वर्गीकृत किया। ठीक, इसके आगे फिर आता है द्विजगत वर्गीकरण पद्धति। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति ये किसने दी? द्विजगत वर्गीकरण पद्धति कैरोलस लिनियस ने दी। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति में भी कैरोलस लिनियस ने इनको भी दो वर्गों में विभाजित किया, एक वह पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। इन्होंने भी पादप जगत में पौधा, कवक, जीवाणु, मांस, लाइकेन सभी को एक ही वर्ग में विभाजित रख दिया, जबकि इनको अलग अलग में रखना था। जैसे पादप में किसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, किसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, बैक्टीरिया कौन कौन से प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं, कौन कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं, यूकैरियोटिक कोशिका है, इसके आधार पर नहीं रखा। फिर आता है जंतु में जंतु अमीबा पैरामीशियम। जंतु अमीबा पैरामीशियम में इन्होंने एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जंतुओं को अलग नहीं किया, एक ही में इनको रख दिया। फिर इसमें इसीलिए ये भी वर्गीकरण पद्धति अच्छा नहीं है, कुछ हद तक है। ठीक, तो इसमें फिर नोट करेंगे कैरोलस लिनियस ने जीवों को दो वर्गों में विभाजित किया, पहला पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। सभी हरे पौधों, समुद्री घास, मशरूम, मांस, लाइकेन, चीड़ तथा जीवाणुओं को पादप जगत में रखा। जंतु जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतुओं के साथ साथ एक कोशिकीय जैसे अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना को भी रख दिया गया था।
द्विजगत वर्गीकरण पद्धति में जीवों को यूकैरियोटिक तथा प्यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण करने वाले तथा प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले पौधों में वर्गीकरण नहीं किया। अतः इन जीवों के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था, इनके बीच अंतर से स्थापित करना संभव नहीं था। अतः हम कह सकते हैं ये भी वर्गीकरण पद्धति अच्छा नहीं है। इसके आगे फिर हम और अध्ययन करेंगे, जिसके अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो को शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बस आज के इस वीडियो में इतना ही।